इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने की तारीख राम राम। सत्य, आज महीने की 1 तारीख है और 1 तारीख ना हम चर्चा करें कि पूरे महीने में माने किन किन कामों को करना है, क्योंकि जे हम यह चर्चा नहीं करेंगे, यानी हम जो योजना नहीं बनावेंगे कि पूरे महीने माने कौन कौन सा काम करना है, तो फिर हमारा काम बढ़िया नहीं रहने का थोड़ी दिक्कत तो आएगी। इस वास्ते ज़रूरी है, चाहे वो पशुओं का है, चाहे वो खेती बाड़ी का है, कहीं का भी है, हमें एक सावलाना पड़ेगा कि आज तक लेकर महीने के आखिरी दिन तक मैंने क्या काम करना और किस तरह करना। अगर हम चर्चा करेंगे तो आपने पता है कि मोटे अनाज के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो क्यों ना आज चर्चा हम करेंगे मोटे अनाज के ऊपर। सबसे पहले हम बाजरे की चर्चा कर लें। बिजाई के लगभग 3 हफ्ते पाछे किसी मीह वाले दिन कतारा में फालतू पौधे काट के खाली स्थान पर रह दें, जिससे कि पौधे से पौधे का जो फासला है 12 सेंटीमीटर रह जाए। इसमें आप निराई गुड़ाई कर लें, जो खेत में खरपतवार न रहे। इस वास्ते जे किसी कारण तय बाजरे की बिजाई ना हो पाई हो तो अब इसकी पौध रोपाई 3 हफ्ते पुरानी पौध है, यानी 20 अगस्त तक किसी भी मीह वाले दिन 45 सेंटीमीटर के फर्क पर कतार में कर सके। पौधे से पौधे का जो फैसला है हम फिर बता दें कि उसका ध्यान जो रखना है वो है 12 सेंटीमीटर। जो संकर बाजरा है उसमें जो आपका पानी वाली फसल है उसमें नहीं, नाइट्रोजन की जो दूसरी मात्रा लगभग अपने 45 किलोग्राम यूरिया भी अपनी प्रति किले के हिसाब से जो है 3 हफ्ते पाछे देना है। और जो ध्यान रखना अपना है कि जो जब गो में किस जो है सिट्टा आ जाए उस समय आपने जो है 45 किलोग्राम यूरिया डालना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि कोड़िया या जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है ये भी प्रभाव डाल सके आपके बाजरे पर, तो उस समय आपने क्या करना, जो इन तरह प्रभावित पौधे हैं उन्हें काट के नष्ट कर दें, पर न फेंक दें। एक ध्यान रखें, फेंकने नहीं है, वो जलाने हैं, ख़त्म करने हैं, नहीं फिर वह बीमारी फिर आ जाएगी। जे पौधे में रंग में पीले कद में बोने हों और पत्तियों की जो निचले ये दोनों स्टेप है सफ़ेद से रंग का पाउडर सा हो जाए, तो ध्यान रखना कि अपने जो रोगी पौधे हैं उखाड़ के जो है काम बिजाई के 3 या 4 हफ्ते के भीतर पूरा करना है। जब पत्ते बाल बाहर आने लग जाएँ तो बालों पर चेपा रोग की रोकथाम करनी पड़ेगी। और चेपे की रोकथाम खतरा आपने जो है क्यूमान एल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और आपने करना के है 400 मिलीलीटर जो है अपने क्यूमान एल लेके 200 लीटर पानी में लेके घोल बना कर छिड़काव, तो इस तरह जो है आप उसने जो है चेपे ने ख़त्म कर सकें। फिर बात कर लें मक्के की, क्योंकि मक्का भी एक जो है मोटी फसल है और हम बार बार कह रहे हैं कि जो 2023 है आने साल है वो तो मनाया जाएगा मोटे अनाज के रूप में। तो जे मीह ना हो और जरूरत पड़ जाए तो आपने फसल में पानी देना है। एक बात ध्यान रखियो कि खेत में जो पानी की निकासी है उसका पूरा प्रबंध होना चाहिए। दूसरा, खेत में जो है खरपतवार जमीन गुण दें। और जो महीने के पहले पखवाड़े यानी 15 अगस्त तक जब जो है पौधे घुटने तक उग जाएंगे तो आपने संकर या कंपोजिट मक्की में
45 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से देना है पौध में। और जो पौध में जो थोड़ी सी दूरी बनाकर डाल दें और फसलें की निराई गुड़ाई भी कर दें। कतारा में जो खड़े फालतू पौधे हैं उनमें भी आप काट दें। एक ध्यान रखियो कि एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे का जो फासला है वो 22 सेंटीमीटर। और जो 15 अगस्त तक आप देखो जी मतलब शंकर जो मक्का है उसमें झंडे आना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, पहले कतारों के बीच में 45 किलोग्राम यूरिया की अंतिम मात्रा प्रति किले के हिसाब से डाल के माटी में अच्छी तरह मिला दें। जो आपने यूँ लगा कि पत्ते पे जस्ता की कमी है तो आप 0.5% जिंक सल्फेट का यूरिया के साथ छिड़काव कर दें। कम से कम 2-3 छिड़काव 10 और 15 दिन के फर्क पे कर दें। और इस खातर 200 लीटर पानी में 1 किलो जिंक सल्फेट और 6 किलोग्राम यूरिया का आप प्रयोग कर सकें। एक बीमारी इसमें आज का वो है अंगमारी या पत्तों के बाकी रोग। तो अंगमारी हो या पत्ते के बाकी रोग है तो उसके बचाव खातिर माने 600 ग्राम जिनेब या मैक्रोजेब का घोल बनाकर 10-15 दिन के फर्क पे प्रति किले के हिसाब से हमने इसका छिड़काव करना है, जिससे कि जो आपकी फसल जो बढ़िया हो सके। तो ये ध्यान रख आपको जो आज तो 1 तारीख है तो हमने बताया 15 तारीख तक की समस्या हो सके कि हम तो पूरे महीने की चर्चा कर रहे हैं। कई भाई जो है आसपास जो कपास भी जा रहे होंगे तो आप ध्यान रखियो कि जो आपकी यह फसल है कपास इसमें कुछ खास बात ध्यान रखनी पड़े। खास कर जो अगस्त के महीने में बात कर लिया कि 15 अगस्त तक जो अधिक नमी वाला मौसम है तो उसमें जो है तेले का प्रकोप हो सके। जी आपने लग गया कि आपकी फसल में तेले का प्रकोप हो रहा है यानी तो आपने चाहिए कि 250 से लेकर 350 मिलीलीटर यानी 250 से लेकर 350 जो है मिलीलीटर थाइमेट 30 सीसी ले लिया और उसने 150 लीटर पानी मिलाया क्या उसका घोल बना लिया। तो उस घोल का हम प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सकें जिससे कि ये आधा तेला है ये आपकी फसल में खत्म हो सके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बात कर लिया कि जो आमतौर पर जो मौसम है वो धान का, तो धान की फसल में देख ले जब बरसात हो रही है फिर तो गरोड़ा है कौन मी बरस रहा है राम बरस रहा है तो फिर तो गरोड़ा को नहीं जी थोड़ी राम ना बरस रहा हो तो धोखे उसमें खेत में नमी रहा है थोड़ी पानी की कमी ना हो अगस्त के महीने। और सिंचाई जो है 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी भी ना करें कभी आप पानी भर दें और खेत में जो खरपतवार है उनमें भी पनपना दें। धान की जो बोनी बासमती किस्म है उसमें प्रति किले में 80 किलोग्राम यूरिया 3 बार में डाल दें। 3 हफ्ते पीछे पहला रुपाई पे फिर 3 हफ्ते पीछे फिर 6 हफ्ते पीछे 3 बार आपने लेना 80 किलो यूरिया लेना आपने और 3 बार डालना। एक तो रुपाई पे फिर 3 हफ्ते पीछे फिर 6 हफ्ते पीछे। जो लंबी किस्म वाली बासमती धान है उसमें आपने 24 किलो नाइट्रोजन यानी 50 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से रुपाई के 3 और 6 हफ्ते बच्चे आधी आधी डाल दे। जब भी आप खाद डालोगे तो इस बात का ध्यान रखिए खेत में जो है माटी आली हो तो उसमें पानी ना खड़े हो और खाद गिरे के 12 से 24 घंटे पीछे खेत में पानी देते हैं। पत्तियां पे जो बदलाने ब्लास्ट रोग है जो आपने लग गया कि भी इसके लक्षण हैं तो आपने जो है 120 ग्राम बीम या सीविक जिना हम बोल रहे हैं यानी जो ट्राइसाइक्लोजोल है वह ले लिया 75 WP उसने लेके पानी की मात्रा 200 लीटर ले लें एक घोल बना लें उस घोल ने जो है छिड़क दें। पहले छिड़काव और दूसरे छिड़काव में थोड़ा सा आपने अंतर देखा कि दूसरा छिड़काव जो है जल्द कर दें जब 50% बाड़ियाँ निकल जाएं। बाड़ियाँ जब निकले तो निकलते समय खेत में सूखा न लगने दें, इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम देखें कि खेत में जड़ की सुंडी जिसे रूट वीवर कहते हैं उसका प्रकोप भी हो जाए तो जिस तरह ही उसका आक्रमण हो तो आपने चाहिए 10 किलोग्राम फिराडान 3G या फिर 4 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति किले के हिसाब से आप
डाल सकें। तो इस तरह जो आप है धान की देखभाल कर सकें। ये बात करेंगे कि जिसने मूंग, अरहर, उड़द, लोबिया, सोयाबीन इनकी फसलें रखी है तो उनके वास्ते तो इनमें क्या होगा, तो आपने रोकथाम का ध्यान, जो खरपतवार है उसकी रोकथाम का ध्यान रखना है, उसका तरह आप जो है निराई कर दें, खेत में पानी न रुकने दें, और पत्तियों पे लाल और भूरे रंग के जो कूनदार धब्बे हों तो इस बीमारी के जिस तरह लक्षण आपने दिखेंगे तो आपने चाहिए कि आप 600 ग्राम बैटाक्स या ब्लू कॉपर कोई सा एक लेके 200 लीटर पानी में मिला के घोल बना के और फसल पर छिड़काव कर दे। ये जरूर तो आपने दूसरा छिड़काव आप 10 दिन के फर्क पर कर सकें। तो ये आप अपनी जो धान की फसल, अरहर की, मूंग की, उड़द की, लोबिया की और सोयाबीन की सबके इस तरह की बीमारी आएगी इनका कर सकें। रही ईख की बात, तो जिन भाई ने ईख बोया है तो ईख वाले ध्यान रखें कि ईख की बुनाई शुरू कर दें। जे आपने अब तक माटी ना चढ़ाई हो तो काम पूरा कर लें। इन दिनों आपने गुरदासपुर क्षेत्र के नीचे बोल रखे हैं उसके रोकथाम की जरूरत पड़ सके तो उसमें ध्यान रखें कि जो उससे प्रभावित गन्ने हैं उनमें इकट्ठा करके नष्ट कर दें। और जे आपके खेत में पाइला का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाए तो आपने बिना किसी देर के जब परजीवी लाकर और आपके अपने खेत में छोड़ देने हैं। पहला जिन्हें हम अड़ कहते हैं, अड़ के प्रकोप होने पर जो और इलाज है वो हम जो है 400 से 600 मिलीलीटर जो है मैलाथियान 50 cc ले लेंगे, 400 से 600 लीटर पानी में मिला लेंगे, उसका घोल बना लेंगे तो छिड़काव कर देंगे। जे खेत में परजीवियों की संख्या ज़्यादा हो तो फिर कीटनाशक का आपने छिड़काव नहीं करना। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। रही बात आपके जे बहन की फसलों की बात कर लें, बैंगन की, तो जो पिछली फसल के कच्चे फल तोड़ के बाजार में बेच दें और तोड़ने खातर तेज चक्कू या कुछ तेज दावड़ा जो है औजार प्रयोग कर लें। जरूरत हो तो पानी भी दे दें। और जो खरीफ की नई फसल है उसे लगाने खातर जो लगाई है आपने उसको निराई करते हैं। और एक बात ध्यान रखें, पौधारोपण के लगभग 3-4 हफ्ते पीछे प्रति किले के हिसाब से लगभग 35 किलोग्राम यूरिया खड़ी फसल में दे दें और पानी दे दें। ये आपने काम करना है। रही भिंडी की बात, तो गर्मी की फसल में जो भिंडी की जो नरम फलियाँ वो समय समय पर नियमित रूप से तोड़ दें, जरूरत पड़े तो पानी भी दे दें। ध्यान रखो जे राम बरस जाओ फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ने की, इस बात का अपने ध्यान रखना है। चर्चा तो करते रहेंगे लेकिन आपने सुना पहला एक गीत। बड़ी बड़ी डाला
पतला गाभरू तेरी मेरी सासड़ रानी देखने बड़े की होनियार जाए नी घोड़ी बावड़ी तेरी मेरी बहुवड़ रानी घर क्यों ना लाई बुलाए। पाया में छाले पड़ गए तेरी मेरी सासड़ रानी बाजू तो आवे मन लाज पाया में मेहंदी लालिए तेरी मेरी बहुवड़ रानी नैना में सूरे मासार बड़ी बड़ी डाला झूलती तेरी मेरी सासड़ रानी साथी जड़ी का साथ। और ये भी चर्चा कर लें कि जो हम बार बार एक बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है। सवाल है कि प्राकृतिक खेती है क्या, क्योंकि बहुत से हमारे किसान साथी होंगे कि आप बार बार प्राकृतिक खेती की बात करो, लेकिन प्राकृतिक खेती है कि इसके बारे में नहीं आप बताते। तो आज हम बात करें जो प्राकृतिक खेती का जो हमारा मतलब है वो है रसायन मुक्त खेती के रूप में। ये जो हम रासायनिक खाद रासायनिक दवाई प्रयोग करें उनसे बाहर निकला, जिसमें केवल और केवल जो प्राकृतिक हमारे आदान है, जो चाहे दवाई है वह प्राकृतिक रूप से बनी हुई जो है या खाद है उसका प्रयोग करें। और आपने पता है कि हमारी जो पुरानी खेती है वो जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रही थी। अपनी खासकर जो फसल हैं, पेड़ पौधे हैं, पशुधन है, इनसे हम सारे जो जैव की विविधता लेकर उसका प्रयोग करें, जिससे कि जो है आपकी जो खेती है वो रसायनों से मुक्त हो। प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ना, पर्यावरण स्वस्थ होना, बढ़िया होना, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसका समन है न्यूनीकरण होना, कम से कम होना, और किसानों की आय को बढ़ाना। प्राकृतिक खेती की जब हम बात करें तो जो खेती में जो आपके आसपास के जो तत्व हैं, जिस तरह आप कह देंगे पेड़ पौधे हैं, नीम ले लिया आपने, गाय का गोबर ले लिया, गाय का मूत्र ले लिया, या जो आप और जो ऐसा कचरा जो लाभदायक है उसका प्रयोग करके जो उसे खाद बना लें, ठीक है ना जी। आप कंपोस्ट खाद बना लें, केचुए की खाद बना लें। तो इस तरह की खादों का प्रयोग करना और इस तरह की ही जो है दवाइयों का प्रयोग करना जो पेड़ पौधों से बने हो, तो वो है प्राकृतिक खेती। और ये प्रयास जो है हम यहीं पे नहीं बल्कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है प्राकृतिक खेती की जो है आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि जो रसायन युक्त जो खेती है उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा जो है हानि पहुंच रही है, साथ साथ में जो आपकी ज़मीन है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा है। तो इसलिए आवश्यक है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। और एक भ्रम जो लोगों के बीच में है कि भाई जो हम प्राकृतिक खेती का प्रयोग करेंगे उसमें हमें नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि प्राकृतिक खेती से आपकी उपज बढ़िया भी होगी, थोड़ी सी महंगी भी होगी और स्वास्थ्यवर्धक भी होगी, और आपको जो है अच्छी ज़मीन मिलेगी, अच्छा जो है आपको अनाज मिलेगा। तो इसलिए प्राकृतिक खेती एक बार फिर बता दें वो है जो हम रसायन से मुक्त करें। तो ये है प्राकृतिक खेती। दूसरी हमने एक बात और आपने की थी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है मोटे अनाज वर्ष 2023 मना रहे हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 है उसमें ये जोर दिया गया कि जो हमारे मोटे अनाज में उनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व है। तो जो साथी उनसे विमुख हो गए हैं या जो किसान भी थोड़े उनसे विमुख हो गए हैं, सरकार का भी प्रयास है कि किसानों को उनकी तरफ लेके आना
और उसलिए बहुत सी योजनाएं भी सरकार द्वारा दी जा रही हैं, उनको अच्छा अनुदान भी दिया जा रहा है। तो उसमें जैसे हम बाजरे की बात कर लें, मक्के की बात कर लें, तो जो ये फसल हैं बाजरा, मक्का या और भी जो आपका जो बहुत सी फसल हैं जो मोटे अनाज में आएंगी, उन सब जो है खाद्य को जो मोटे अनाज में आएंगे उसके रूप में वर्ष 2023 बनाया जा रहा है। यानी 2023 के अंदर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयास और नीतियां हैं। और हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे, जब आप कहते नहीं कि पहले समय में भी मोटा अनाज खाने थे, आदमी दमदार रहा था, उसमें जान होती, तो भाई मोटे अनाज का महत्व समझो और मोटे अनाज को प्रयोग भी करो, खेत में उगाओ और खाओ भी। तो इसलिए जो है इसी बात को बढ़ावा देने के लिए जो 2023 मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। ये बात करना कि जो कल का हमारा कार्यक्रम है उसमें क्या विषय रहेगा। आपने पता है कि मंगलवार है और कल का दिन है फोन इन का, और फोन इन में जो विषय रहेगा वो रहेगा खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन। जो आपकी जितनी भी खरीफ फसल हैं उनमें कौन कौन से कीड़े लग सकें और क्या क्या उसके उपाय हैं, तो आप सीधे फ़ोन के माध्यम से जो है जानकारी ले सकें। जो भी कोई आपकी समस्या है तो उसका समाधान आप ले सकें। और कल के जो हमारे विशेषज्ञ रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर, जो आपकी इन समस्याओं का समाधान फ़ोन के माध्यम से करेंगे। तो किसान साथी कल जो 6:30 बजे किसानवाड़ी में जो अपना फ़ोन कर सकें और अपनी जो समस्या है उस खरीफ फसलों से संबंधित, कीड़ों से संबंधित, उसके बारे में भी जानकारी ले सकें। फिर बात आजा लौट के आ जाए कि जो हम बात कर रहे थे कि इस महीने की जो कृषि कार्य है उसके बारे में, तो डांगर जो है एक किसान की बहुत ही मजबूत कड़ी है। बिना डांगरा के यूँ कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान जिम्मेदार होंगे को नहीं, लेकिन ये तो बहुत कम जिम्मेदार हैं जो डांगर रखने के, लेकिन जिन पे भी हैं, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं। आपने पता है कि भी मी आने लग गया, और उस मी में जो है गड़गोटू और या फुल सूजन या जो अगर ऐसी बीमारी का प्रकोप भी हो सके, तो जिन भाइयों ने इसके टिक्के नहीं लगवाए हैं अभियान के दौरान, तो टिक्के जरूर इसके लगवा लें। और जो आपके पशुओं के जो घर हैं जिसे आप कहें बाड़े में जहाँ रखो, तो वहाँ सूखा समय पर करते रहे, क्योंकि जो उसके नीचे बाड़े में जहाँ डांगर बंद हो, जो उठा सूखा नहीं होगा तो भाई डांगर आले बंधेंगे, आले में बंद गया डांगर के बहुत सी बीमारी हो सके। दूसरा जो आप चारा उसने दोगे वो ध्यान रखो उसके। एक तो चारा खुरली में गढ़ा नहीं बचना चाहिए। आपकी खुरली मान लो खुली होगी, उसमें घास पड़ा रहेगा, घास में ऊपर राम बरसदा रहेगा, और आप कई बार क्या करो उस पर हट के फिर गिरते हो, उस जो है घास में बदबू हो जाए, और जब बदबू समूह होगी तो डांगर खाने का नहीं, और जब डांगर खाने का नहीं उसका पेट नहीं भरेगा, तो जो दुधारू पशु है वो तो दूध नहीं देते इनका, और बाकी पशु भी बीमार हो जाएंगे। एक जानवर रखियो कि जो आपने डांगर पर पूरा दूध लेना, जो दुधारू पशु है उस पर पूरा दूध लेना है, तो आप उससे नियमित हरे चारे की गला गला 50 से 60 ग्राम जो खनिज मिश्रण है वो जरूर दे दें। अपने डांगर चिक्कड़ता बचावें, क्योंकि कई बार देखें अपने बाड़े कच्चे हुए हैं, उसमें राम बरसे पानी हो जाए, चिक्कड़ हो जाए, या बार भी आपका डांगर जो है चिक्कड़ न बच जाए, तो चिक्कड़ता अपने डांगर न बचावें। और आजकल के मौसम में जो मच्छर माखी हैं उस तरह बचाने खातर भी आप पशु घर में जो है आपके जो है फिनाइल का छिड़काव कर दे, जिससे कि माखी मच्छर ना हो। चिचड़ी लगाएं आगे, तो चिचड़ी तय अपने डांगर ने बचाना है, जो दवाई है लेकर आनी है, बचानी है, और जो कोशिश करनी है कि जो आपके नवजात बछड़े कटड़े अगर कोई हैं तो उनको शुद्ध वातावरण देना है, और किसी बीमारी तय बचाने खातर जो है आपने उससे नियमित दवाई देती रहनी है। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।